Press the bell icon on the YouTube app and never miss. हाय स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल सेमिनरी क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लास्ट टॉपिक नेशनलिज्म इन यूरोप का, जिसका नाम है नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। तो आइए इसको बहुत ही आसानी से समझते हैं। इंपेरियलिज्म का मतलब क्या होता है? इंपेरियलिज्म मतलब होता है कि टेंडेंसी ऑफ एक्वायरिंग मोर एंड मोर लैंड, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन कब्जा करने की जो नीति होती है, इसको ही कहते हैं इंपेरियलिज्म। अब देखिए, कई लोग ऐसे हैं जो सरकार की वगैरह ज़मीन वगैरह हड़प लेते हैं, या कई कंट्रीज़ जो दूसरे कंट्रीज़ को हड़पने की कोशिश करते हैं, वो टेंडेंसी कहलाती है इंपेरियलिज्म। तो आइए समझते हैं कि नेशनलिज्म का इस इंपेरियलिज्म से क्या कनेक्शन है। देखिए, होता ये है कि नेशनलिज्म तो शुरू में बहुत ही प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी फीलिंग्स के साथ आई थी, और इसका अच्छा इस्तेमाल हो रहा था। भाई, यूनिफाई करना है नेशन को, फ्रीडम स्ट्रगल करना है, हमें गुलामी के खिलाफ लड़ना है, गुलामी की जंजीरों को तोड़ डालना है। पहले ये सब बातें थी, लेकिन बाद में इसे, ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी, इसको रूलर्स लोगों ने यूरोप के मिसयूज करना शुरू कर दिया। जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी लोगों के अंदर, उसको जो रूलर्स थे उन्होंने उसको सही तरीके से नहीं भुनाया, बल्कि इसका मिसयूज करना शुरू किया अपने फायदा के लिए। क्या फायदा इनका है? इनका इंपीरियलिस्ट जो एम है उसको फुलफिल करने के लिए। इंपीरियलिस्ट एम मतलब ज़्यादा एरिया कब्जा करने की जो नीति है, उसको फुलफिल करने के लिए उन्होंने नेशनलिज्म की भावना का इस्तेमाल किया। लोगों को कहा कि हम लोग सबसे श्रेष्ठ है, वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अगर ऐसा है तो इसके लिए हमें दूसरे के एरिया को कब्जा करना है और अपने आप को बढ़ाना है, और लोगों को, उन लोगों को नीचा दिखाना है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से नेशनलिज्म यहाँ पे एक अलग तरह का रोल प्ले करते हुए दिखेगा। अब इसको समझने के लिए आइए बाल्कन्स की कहानी समझते हैं। ये बाल्कन किसको कहते हैं? बाल में मौजूद कण को बाल्कन नहीं कहते हैं, बल्कि बाल्कन कह लीजिए यूरोप का एक हिस्सा है, जो आज के दौर में रोमानिया, बुल्गारिया, सब कुछ कंट्रियां हैं। और अब कह लीजिए कि सबके आखिर में ईया लगेगा। अल्बानिया है, बुल्गारिया है, रोमानिया है, ग्रीस है। ग्रीस के बारे में तो आप पढ़ ही चुके हैं। मेसिडोनिया, क्रोशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया हर्जेगोविना। बोस्निया हर्जेगोविना एक ही कंट्री है। सर्बिया है और मोंटेनेग्रो। ऑलमोस्ट 10 देश है। इनमें से आपको नाम नहीं याद रखना, सिर्फ ये समझना है कि ये बाल्कन रीजन की कहानी है। तो ये बाल्कन रीजन असल में यूरोप का ही एक हिस्सा है, और मॉडर्न डे में ये इतना कंट्रीज जो है वो बाल्कन रीजन में, जो ज़माने में बाल्कन रीजन था उसके अंदर में आता है। तो ये यहाँ की जनता है, इसको हम लोग कहते थे स्लेव्स। क्या कहते थे? स्लेव्स कहते थे। अब समझिए कि यहाँ पे होता क्या है, ये टेंशन जो बाल्कन में हुआ उसके पीछे का रीज़न क्या है, और कैसे ये जो कहानी है इंपेरियलिज्म वाली, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो बाल्कन जो है वो पूरा रीजन ऑटोमन अंपायर के अंदर में था। आपको याद होगा जब मैंने द ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ाया था, तो वहां पर भी ऑटोमन अंपायर की चर्चा चली थी। ये पूरा का पूरा बाल्कन रीजन जो इतना, जो 10 का 10 कंट्री है, ये ऑटोमन अंपायर यानी कि उस्मानी साम्राज्य के अंदर में था। धीरे धीरे हर एक स्टेट जो है वहां पे आज़ाद होना शुरू हुआ। वहां पे रोमांटिसिज्म की जो फीलिंग है बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही थी, और इसी फीलिंग ने इस पूरे एरिया को एक्सप्लोजिव बना दिया था। यानी यहाँ पे बहुत ही धमाकेदार एरिया हो चुका था। हर कोई यहाँ आज़ाद होने के लिए प्रयास कर रहा था। बाल्कन जो है पूरे हिस्ट्री को वहाँ के रोमांटिक फिलोसफर लोग यूज़ कर रहे थे। जनता के मन में यह बात को बैठा रहे थे कि हमारे पास्ट तो बहुत बेटर थी, ये जब से ऑटोमन अंपायर का हम पे रूल है तब से हमारा पास्ट थोड़ा ख़राब हुआ है। तो पास्ट को याद करवा रहे थे कि वो पास्ट हमारा ग्लोरियस था, वी हैव टू गेट इंडिपेंडेंस। ऑटोमन अंपायर कुछ इंटरनल रिफॉर्म भी कर रहे थे, इनकी कुछ डिमांड्स को पूरा भी कर रहे थे, लेकिन अब जो है तीर कमान से निकल चुका था, और धीरे धीरे हर एक कंट्रीज इंडिपेंडेंट होने लगी। ग्रेजुअली हर एक स्टेट जो कि बाल्कन का ही था वो आज़ाद होना शुरू हो गया। अब होता क्या कि जब बाल्कन स्टेट आज़ाद हो गए, तो बाल्कन स्टेट खुद एक दूसरे से जल रहे थे, और हर कोई चाह रहा था कि हम ही दूसरे एरिया को कब्जा कर ले, और यहाँ का अब नए राजा, नया सुल्तान हम में ही से कोई बन जाए। सब कोई चाह रहा था कि हम दूसरे के एरिया को कब्जा कर ले, और हम जो है वहाँ के मेन राजा बन। यहाँ पे मामला गंभीर तब होता है जब यूरोपियन पावर्स की नज़र इस जगह पे पड़ गई। उनको नज़र आया ये तो बहुत ही सॉफ्ट केक है, यहाँ तो लोग अभी तुरंत ही अलग हुए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मजबूत तो होंगे नहीं। पहले एक
यूनिफाइड अंपायर के अंदर थे, अब ये लोग अलग अलग हो गए, तो इनको मिलाना ज़्यादा मुश्किल है नहीं। तो इन लोगों ने इस पे कब्जा करना शुरू कर दिया, अटैक करने के लिए आने लगे और इनकी नज़र इस पे जड़ने लगी, जमने लगी। इससे क्या हुआ कि आपस में ही इन लोगों के बीच में लड़ाई हो गई, जो फाइनली फर्स्ट वर्ल्ड वार की सूरत हाल में तब्दील हो गया। आई होप कि यहाँ तक आपको शुरू से पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो ये वर्ल्ड वार वगैरह हुआ। अब देखिए हुआ ये कि नेशनलिज्म का जो एक्सप्लेनेशन है हर कंट्रीज का अलग अलग था। कई कंट्रीज इसका यूज करके दूसरे कंट्री पे कब्जा कर रही थी, कई कंट्री इसी का यूज करके अपने आप को दूसरे कंट्रीज से आज़ाद कर रही थी। नेशनलिज्म का डिफिनेशन सब जगह अलग अलग था ज़रूर, लेकिन ये बात अब क्लियर हो गई कि अब नेशन स्टेट एक यूनिवर्सल और नेचुरल थिंग माना जाने लगा। तो अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा, आइए इसको एक बार फिर से मैं शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूँ। नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म, यानी कि नेशनलिज्म की फीलिंग का यूज करके ज्यादा एरिया को बढ़ाने के प्रयास किया जाए। इंपेरियलिज्म का मतलब यही होता है। तो शुरू में कहा जाता है कि नेशनलिज्म की फीलिंग बहुत जबरदस्त तरीके से यूज हो रही थी, बहुत प्यारी प्यारी बातें थी उसमें, लेकिन बाद में इसका यूज होने लगा, मिस यूज कह लीजिए, होने लगा स्पेशली 19वीं सेंचुरी के आखिरी क्वार्टर में ज्यादा एरिया को बढ़ाने के लिए। उसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आपको बाल्कन में देखने को मिलता है, जो कि आज के दौर में इतना 10 कंट्रीज कह लीजिए ये सब बाल्कन में आते हैं, और यहाँ के रहने वाले लोगों को हम लोग सेलेब्स कहते हैं। बाल्कन एक ज़माने में ऑटोमन अम्पायर के अंदर में था, लेकिन धीरे धीरे रोमांटिसिज्म की फीलिंग के ज़्यादा पनपने की वजह से यहाँ पे हर कोई आज़ाद होने का प्रयास करता है। यहाँ तक समझ रहे हैं आप, सारे लोग आज़ाद होने का प्रयास करते हैं। ऑटोमन अम्पायर ने बहुत कोशिश की कि रुक जाइए भैया, कहाँ जा रहे हैं आप, लेकिन एक बार जो दिल टूटा सो टूटा। अब ये लोग सब अलग होने का प्रयास कर रहे थे। बाल्कन स्टेट एक दूसरे के जेलस थे, सब एक दूसरे से जलते थे। हर कोई चाह रहा है कि हम इसको कब्जा कर ले, हर कोई एक दूसरे को कब्जा करने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन मामला बिगड़ता कब है, जब यूरोपियन पावर की यहाँ एंट्री हो जाती है और ये लोग आपस में ही एक दूसरे से लड़ जाते हैं, और लड़ने की वजह से जो फाइनली जो रिजल्ट आता है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो काफ़ी तबाहीपूर्ण आपको देखने को मिलता है। तो पूरा ये टॉपिक का जो कंक्लूजन है वो ये कि नेशनलिज्म का लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन लिया। कुछ लोग इसका यूज़ करके दूसरे कंट्रीज पर कब्जा कर रहे थे, और कुछ लोग उसी का यूज़ करके अपने आप को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करा रहे थे। तो ये अलग अलग डिफिनेशन है ज़रूर, लेकिन नेशन स्टेट बन जाना चाहिए, एक यूनिफाइड सिस्टम होना चाहिए, ये बात पूरी तरह से हर कोई एक्सेप्ट करने लगा धीरे धीरे। देखिए हम लोगों ने पूरे के पूरे नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इंडिया को कम्प्लीटली अपलोड कर दिया है, तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाएंगे 10th हिस्ट्री प्लेलिस्ट में, बहुत ही आसानी से आप उसको खोज सकते हैं और आराम से देख सकते हैं। तो नेशनलिज्म इन यूरोप कंप्लीट हो गया, नेशनलिज्म इन इंडिया कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आऊँगा नेशनलिज्म इन यूरोप का ऑलमोस्ट 50 to 60 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे। फिर मैं लेके आऊँगा थोड़ा सा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।